So today our topic is about the menstrual cycle. Menstrual cycle is like the estrous cycle, and as we discussed the estrous cycle in our previous video, so today we will discuss about menstrual cycle. It's a natural process. It's the hormonal and the structural changes in ovary and uterus. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ बेसिकली होता कहाँ है, जैसे हमने ईस्ट्रस साइकिल को डिस्कस किया था. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो ह्यूमन फीमेल्स में होता है, और एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसके बाद एक ह्यूमन फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के बाद अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है. अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी नेक्स्ट जनरेशन की डेवलपमेंट उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए एक साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि होता है. उसके बाद ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर हम पहले दो फेजेस की बात करें, मेनार्की एंड मेन्यूपोज, तो इट्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल्स. लाइक ह्यूमन फीमेल्स में जो पहली दफ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसको हम मेनार्की बोलते हैं, जबकि मेन्यूपोज इट इज़ द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल. लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे कि कुछ चीज़ें कुछ एज तक होती हैं, जैसे हम ग्रो अप कर जाते हैं एज इन आवर ओल्ड एज. कुछ लोग सही से उनकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो सही से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते. इसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो एक एज के बाद लिमिटेड हो जाता है, बंद हो जाता है. अगर हम एज की बात करें तो ज़्यादातर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो 11 to 16 ईयर्स की एज में होता है, और इसका एंड 45 to 50 ईयर्स में, यानी कि ओल्ड फीमेल्स में होना मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते, स्टॉप कर जाते हैं. बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें बेसिकली रिप्रोडक्टिव फेज़ का स्टार्ट होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं. लाइक मेनार्की होती है, और ये एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है, यानी इसके बाद ऑफस्प्रिंग की जनरेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है. हम ये भी कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है. एलिवेटेड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन वाइल द डिक्लाइन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के लेवल में भी चेंजेस आते हैं. अगर हम हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो रिलीज एंड सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. आगे हम इन सब हार्मोन्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं जबकि हमारा ब्रेन मैसेज सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये हार्मोन अब इस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं, आपको ये रिलीज़ करने हैं. तो हार्मोनल चेंजेस एक स्टेप हो गया. अब स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे होता है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है. तो चेंजेस इन एंडोमेट्रियम टिश्यूज़. हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक वॉल होती है, यूट्रीन वॉल, जो कि एंडोमेट्रियम टिश्यू से लाइनिंग होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. थिकनिंग ऑफ यूट्रस, ये जस्ट सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. यूट्रस की थिकनिंग होना, और प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप कर जाता है, तो जो यूट्रस होता है उसकी लाइन जो एक एंडोमेट्रियम पूरी डेवलप हुई होती है वो शेड कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुएशन का पूरा प्रोसेस होता है. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी दो फेजेस में डिवाइडेड है, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्रीन साइकिल. अगर ओवेरियन साइकिल की बात करें तो ओवरीज इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और हर ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, और ये ओवरीज के अंदर ओवेरियन साइकिल होता है. रिलीज ऑफ हार्मोन्स, इसमें हार्मोनल सिक्रीशंस होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, रिलीज ऑफ एग. ये भी हम आगे एक डायग्राम से सब कुछ शो करूँगी मैं आपको कि किस तरीके से एक फॉलिकल में से एग रिलीज़ होता है, हार्मोन कैसे इफ़ेक्ट करते हैं उस पर, और कैसे ओवरी में पूरा प्रोसेस होता है. अगर हम डिस्कस करें ओवेरियन साइकिल में, आगे फॉलिक्यूलर फेज़ आता है, ओवल्यूशन आता है, ल्यूटियल फेज़ आता है. जबकि यूट्रीन साइकिल की बात करें तो ये यूट्रस में होता है. As we all know that the development of baby take place in uterus, and uterus plays a very important role in the reproductive cycle. So growth of the endometrium tissue, जैसे हमने डिस्कस किया, एक एंडोमेट्रियम टिश्यू की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, ब्लड सपोर्ट सप्लाई करता है, शेड ऑफ द लाइन. इसके भी आगे 3 फेजेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज. सो अगर हम फॉलिक्यूलर फेज़ को डिस्कस करें, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकल्स एंड द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स एंड द प्रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू. सबसे पहले फॉलिक्यूलर फेज़ आता है. ओवेरियन साइकिल में हमारी फीमेल की बॉडी के अंदर एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर उस पर हार्मोन्स इफ़ेक्ट करते हैं, जाके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से
एक एग रिलीज़ होता है, और एंडोमीट्रियम भी, इसको एक प्रोलिफरेटिव फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंडोमीट्रियम की डेवलपमेंट भी होती है, प्रिपरेशन भी होती है, जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करती है एक जाइगोट की डेवलपमेंट में। एवोल्यूशन का फेज, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल्स एंड पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द यूट्रस। अब मैं आगे आपको डायग्राम से शो करूँगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। लाइक अगर हम डिस्कस करें, जो दिस इज़ द ओवरी ऑफ द ह्यूमन फीमेल। सो यहाँ पे पहले प्राइमोर्डियल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि पहले प्राइमरी फेज़ में जाते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फेज़ में जाते हैं, सेकेंडरी के बाद टर्शरी फेज़ में जाते हैं, और टर्शरी फेज़ में जाने के बाद दीज आर द फॉलिकल्स। लाइक जो मैंने पिंक मार्कर से शो किए हैं ये फॉलिकल्स हैं, और जो ये ब्लू मार्कर से अंदर शो किए हुए हैं ये एग है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हर फीमेल के ओवरीज़ के अंदर, ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके अंदर एग होता है, लेकिन एग की प्रोडक्शन किस में होती है? फॉलिकल्स में। फॉलिकल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एग प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस है, इधर से मूव करके फिर प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी से, फिर टर्शरी में आ जाता है। टर्शरी में आने के बाद इधर डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स हो जाती हैं, फॉलिकल विद एग्स। ये जो टर्शरी फेज़ के बाद होते हैं इसको आर्ट्रीसिया भी कहते हैं, जहाँ पे ये एग्स जो बने होते हैं या जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे फॉलिकल्स होते हैं जिस पे कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो डेवलप हो जाते हैं। लाइक जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस सेंड करेगा मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको अगर आप समझ लेंगे ये साइकिल, तो आपके लिए पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब ब्रेन हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजो कि वो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स रिलीज़ करे, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ करे। जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन FSH और LH को रिलीज़ करते हैं। FSH और फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज़ द LH। जब ये रिलीज़ कर देते हैं तो ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ये फॉलिक्यूल्स जो होते हैं डीजनरेट कर देते हैं, लेकिन कुछ फॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एग होता है जिस पे FSH अटैक करता है। लाइक FSH यहाँ से गोनेडोट्रोफिन से रिलीज़ हुआ और कुछ फॉलिकल ये तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन जो सिर्फ एक जो एग होता है फॉलिक्यूल में, जो एग होता है वो बच जाता है, जिस पे फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनके थीसिया सेल पे, इनकी बाउंड्री पे सेल्स होते हैं उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिसके बाद ओवल्यूशन, वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोसेस होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोसेस ऐसे होता है कि जो ये फॉलिकल है पिंक से शो किया हुआ है और ये ब्लू से जो शो किया हुआ है दिस इज़ द एग। सो जब ये FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे जाएगा, इस पे जाके अटैच करेगा थीसिया सेल से इसके। फॉर एग्जांपल मैं ये शो कर देती हूँ कि ये थीसिया सेल्स हैं, तो इन सेल्स के ऊपर जब वो अटैक करेगा तो जो ये सेल्स हैं इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है ये है फॉलिकल का पोर्शन। फॉलिकल जो होगा वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा, और जो ये एग है ये रिलीज़ हो जाएगा। और जो कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोसेस है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ कराता है। अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट करता तो देखें इसमें उन्होंने एग रिलीज़ कर दिया, और जो जितना भी इसका फॉलिक्यूल, क्योंकि फॉलिक्यूल वेस्ट हुआ, फॉलिक्यूल कहाँ गया? डीजनरेट नहीं हुआ, अगर बॉडी से बाहर नहीं गया तो उसका क्या हुआ? अगर फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे आया और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम येलो मैटर के अंदर चेंज हो गया, इट्स अ येलो मैटर के अंदर चेंज हो गया, और जो इसके अंदर का एग था वो भी तो रिलीज़ हुआ था, वो कहाँ गया? अब जो एग था वो फिलोपियन ट्यूब में चला गया। अब इस चीज़ को गौर से समझें कि ये हमारे पास पूरा यूट्रस है, सॉरी दिस इज़ द यूट्रस लाइनिंग, ये यूट्रस है हमारे पास, और जो ये वाला पोर्शन है ये सर्विक का पोर्शन है, और जो ये है ये विजाइना है। सर्विक क्या होता है? जो यूट्रस और विजाइना को आपस में मिलाता है, और यूट्रस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, बेबी की डेवलपमेंट होती है, जबकि विजाइना वो पोर्शन होता है आउटसाइड होता है, जो कि सबसे आउटसाइड पोर्शन ऐसा होता है जिधर से ब्लड रिलीज़ होता है, या जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो विजाइना का पार्ट होता है। इसी के अंदर यूट्रस के अंदर एंडोमीट्रियम वॉल होती है जिसकी थिकनिंग होती है। जब ये एग यहाँ से रिलीज़ करेगा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर एक्ट करेगा, फॉलिक्यूल तो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा, जबकि एग जो होता है फिलोपियन ट्यूब में मूव कर जाएगा।
ये मूव करके यहाँ फिलोपियन ट्यूब के 1/3 पार्ट में जब ये आ जाएगा, तो अगर तो कोई स्पर्म जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक स्पर्म है, अगर ये स्पर्म रिलीज़ हो गया है और इंटरकोर्स हो गया है, तो ये स्पर्म यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में जाएगा और जाके एग के साथ मेट कर लेगा और एक जाइगोट बना देगा। फिर जो वो जाइगोट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाइगोट को एक स्टार शेप से शो कर देती हूँ। तो अगर ये जाइगोट है, ये अगर जाइगोट बन गया है, तो जाइगोट आके ये एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो वॉल होगी एंडोमेट्रियम, यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा और वहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यूट्रस की वॉल जो होती है उसमें चेंजेस थे, हमने पीछे भी पढ़ा था। उसमें चेंजेस कैसे आए, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा। जब एग रिलीज़ होगा, ओवोल्यूशन का प्रोसेस होगा, मतलब एग रिलीज़ हो गया, मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद फिलोपियन ट्यूब में चले गए, तो साइड बाय साइड यहाँ पे एस्ट्रोजन भी रिलीज़ होगा। तो जो ईस्ट्रोजन रिलीज़ होगा वो जाके एंडोमेट्रियम की जो ये वॉल है, जैसे ही मैंने डॉटेड लाइन से शो की है, इधर एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करेगा, उसको इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा कि अब यहाँ पे एक जाइगोट ने आके रहना है, तो एक बेबी की डेवलपमेंट होनी है, तो इसको थिक होना चाहिए और यूट्रस में चेंजेस करेगा। साथ ही जब एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, तो ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को मैसेज भेजेगा कि अब और एस्ट्रोजन रिलीज़ किया जाए। तो जब ये एस्ट्रोजन और रिलीज़ करेगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कंसीव नहीं किया या यहाँ पे स्पर्म नहीं आया, जाइगोट नहीं बना, तो भी ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल करेगा थिकनिंग में। ये तो बात होगी कि अगर वो फर्टिलाइजेशन हुई, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई और एग नहीं आया, तो फिर ये काम होगा कि जो एक फेज़ ऐसा आएगा कि जब सब कुछ हो रहा है, हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं, फॉलिकल्स अपना काम कर रहे हैं, एग अपना काम कर रहा है, लेकिन जब वो जब स्पर्म आके फर्टिलाइज ही नहीं कर रहा, तो फिर एक ऐसी फेज़ आ जाएगी कि जहाँ पर जो ये कॉर्पस ल्यूटियम होगा, ये कह देगा भाई बस अब मैं और ज़्यादा हार्मोन्स नहीं रिलीज़ कर सकता। तो ये जो होगा कॉर्पस एल्ब्यूकन में चेंज हो जाएगा, जो एक वाइट मैटर है और एक डिस्चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो ये कॉर्पस कैन में चेंज हो जाएगा एंड इट्स अ वाइट इन कलर, वाइट मैटर, तो रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका क्या होगा, अब ये तो हमें पता चल गया कि एग जो होगा वो भी रिलीज़ हुआ, लेकिन उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और कॉर्पस ल्यूटियम का कॉर्पस एल्बिकन बन गया। लेकिन इस यूट्रस के वॉल में देखें एंडोमेट्रियम में थिकनिंग आई थी, अब उस थिकनिंग का भी तो कुछ होगा ना, मतलब जब एक सब चीज़ों में चेंजेस आए, तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एक बेबी डेवलप नहीं हुआ जिसके लिए सारा काम हो रहा था, तो अब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, तो जो चेंजेस हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिक्यूलर फेज़ है, इसमें एग की डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद एग की ओवोल्यूशन हो रही है जिसमें से एग रिलीज़ कर रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम से येलो मैटर ये रह जाता है, एग रिलीज़ हो गया, और जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये एग हो गया यहाँ पे रिलीज़, इसमें से बाहर निकल आया, और जो ये कॉर्पस ल्यूटियम में फॉलिकल बचा है ये कॉर्पस ल्यूटियम में हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को भी बना रहा है, कॉर्पस एल्बिगन। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो फिर ये येलो मैटर वाइट मैटर में चेंज हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन क्या काम करता है, एंडोमीट्रियम की थिकनिंग में इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से मैंने हार्मोन के चेंजेस दिखाए हैं। देखिए, फर्स्ट फेज़ मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, पॉलीफ्रेटिव फेज़ है, सिक्रीटरी फेज़ है, डेज़ के हिसाब से भी मैंने शो किया है। नीचे वाली एंडोमेट्रियम की थिकनिंग दिखा रहा है कि पहले फॉलिक्यूलर फेज़ में थिकनिंग थी, फिर जब देखें फॉलिक्यूल से दोबारा से एग एक दोबारा साइकिल दोबारा से शुरू हुआ तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, लाइक दिस, बिल्कुल लाइन डिक्लाइन होगी, एंडोमेट्रियम नॉर्मल पे आ गया। लेकिन फिर ओवुलेशन के टाइम पे फिर एंडोमेट्रियम प्रोजेस्ट्रॉन जो रिलीज़ हुआ है वो फिर एंडोमेट्रियम के अंदर लग गया है उसकी थिकनिंग में, उसके बाद एक लेवल तक ये जा रहा है। लेकिन जब वो फिर कंसीव नहीं करेगा, फिर साइकिल स्टार्ट होगा, फिर डिक्लाइन होगा, यही चीज़। और ये जो रेड लाइन मैंने शो की है एस्ट्रोजन है, ये ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसमें डिक्लाइन आ जाता है। जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब इफेक्ट करेगा, ओवुलेशन के टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इफेक्ट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोजेस्ट्रॉन का है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर एंडोमेट्रियम की वॉल में
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस इज़ द ऑल द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन ओवरिन. दिस इज़ द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन एंडोमेट्रियम फॉर द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यू कैन कमेंट मी. एंड कोई भी कहीं से मेथड नहीं समझ आया या कोई मेथड में कोई चेंजेस चाहते हैं कि मैं कुछ चेंज तरीके से बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.